मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ। बलिदान की उन सैकड़ों कहानियों का गवाह रहा हूँ जिन पर वर्तमान को मुझ पर अभिमान है। कभी लहू देकर मेरा सम्मान किया गया तो कभी उन जलती चिता को देखकर मैंने आंसू बहाए। जो मेरी बेटी थी, जो मेरा बेटा था, मेरी धरती पर उन बेटों ने जन्म लिया है, उन बेटियों ने जन्म लिया है जिन पर आज भी मुझे गर्व है। आज मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ। आज मैं अपने इतिहास, वीरतापूर्ण लड़ाइयों, राजपूत शूरता, महिलाओं के अद्वितीय साहस की कई और कहानियां सुना रहा हूँ। दुनिया में वीरता, बलिदान, त्याग, साहस के न जाने कितने किरदार आपने देखे होंगे और सुने होंगे, पर मुझे नाज है कि हिंदुस्तान की सरजमीं पर इतने सारे नायकों से भरी धरा कोई नहीं है। मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ। चित्तौड़ की इस पावन धरा ने तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ही लड़ना जाना। हमें क्या पता ये सियासत क्या होती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर हमें मत बांटो। हमने अपने बेटों को कभी धर्म और संप्रदाय की आंखों से नहीं देखा। जब मुगल दरबार ने हमें आंखें दिखाई थी तो खानवा के युद्ध में मेरे बेटे राणा सांगा का साथ देने के लिए हसन खां मेवाती और महमूद लोधी ही तो आए थे। जब अत्याचारी अहमद शाह हमें लूटने पहुंचा तो हमारी राजमाता कर्णावती ने रक्षा के लिए अपने मुगल बादशाह हुमायूं को ही तो रखी थी। जब मेरे प्रतापी बेटे महाराणा प्रताप के खिलाफ सभी सगे संबंधी मुगल अकबर के साथ हो गए तो प्रताप का सेनापति बनकर पठान योद्धा हाकम खां सूर ने ही युद्ध में बलिदान दिया। खुद के एक मेरे नालायक बेटे बनवीर ने मेरे ऊपर अत्याचार किए तो मेरे वारिस उदय सिंह को बचाने के लिए गुर्जर जाति की पन्ना धाय ने अपने बेटे कर्दन का बलिदान देकर मेरे वारिस को बचाया था। जब महाराणा प्रताप की मदद किसी ने नहीं की तो एक वैश्य ने सब कुछ बेचकर मेरी 12,000 सेनाओं का खर्चा उठाया। जब राजपूत राजा हमारे लिए लड़ रहे प्रताप के खिलाफ अकबर से जंग मिले तो प्रताप की सेना में लड़ने के लिए घुमंतु आदिवासी गदरिया लुहार ही साथ आए थे। जब अकबर ने हमला किया तो किसी रानी ने नहीं बल्कि फूल कंवर के नेतृत्व में मेरे गोद में चित्तौड़ की सभी महिलाओं ने आखिरी जोहर किया था। आज मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। 5वीं सदी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने जब 7 मील यानी 13 किलोमीटर की लंबाई, 180 मीटर ऊंचाई यानी 692 एकड़ में फैले इस पहाड़ी पर मुझे बसाया था, तब किसी को कहाँ पता था कि दुनिया का सबसे बुजुर्ग गढ़ मैं यानी चित्तौड़गढ़ हिंदुस्तान की माटी का तिलक बन जाऊंगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य के बाद मेरे पास 728 ईस्वी में गोहिल वंश के शासक आए। गोहिलों के शासन के बाद रावल वंश का शासन चला। कहते हैं गोहिलों ने दहेज में राजकुमारी को यह किला भेंट किया। रानी राजकुमारी से रावल वंश के वंशज बप्पा रावल की शादी हुई थी। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक मेरे वैभव का काल था, जब हमारी सुचिता, वैभव और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक कही जाने लगी। लेकिन 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक हमने सबसे बुरा दौर देखा। जाने कितनी नजर हमारे चित्तौड़ पर लग गई और रावल वंश के शासक रतन सिंह के शासन के दौरान 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। हिंदुस्तान के सबसे सुरक्षित माना जाने वाला अभेद्य दुर्ग सबसे कमजोर भी हो सकता है, ये खिलजी की युद्ध नीति ने पहली बार सामने ला दिया। फिर यहीं से हम हमेशा के लिए कमजोर बनते चले गए। 7 दरवाजों से घिरे मेरे अंदर 7 विशाल दुर्ग दरवाजे हैं जिसे कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन 1303 में खिलजी ने जाड़े में चारों तरफ से मुझे घेर कर मैदान में डेरा डाल दिया। वो मेरे अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन दुर्ग के अंदर हमारे राशन पानी को बंद कर दिया। 7 महीने में हम बेबस होकर युद्ध के लिए मैदान में आए और हमारे रावल रतन सिंह और उनके 2 बहादुर सेनापति कोरा बादल शहीद हुए। हमारी रूपवती रानी पद्मिनी को 16,000 रानियों के साथ जोहर करना पड़ा। ये पहली बार था जब हमारी वीरता और साहस बलिदान की अमर कहानी दुनिया ने देखी। कहते हैं अलाउद्दीन लंपट स्वभाव का था और पद्मिनी को पाने के लिए युद्ध किया था, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सेना के होते हुए भी वो हमारी महारानी को पा नहीं सका। रावलों के शासन का यही अंत हुआ। 13 साल तक अलाउद्दीन खिलजी और उसके बेटे खेजर ने मेरे ऊपर राज किया। इस दौरान पूरे महल को तोड़ दिया गया और 1000 से भी ज्यादा मंदिर भी तोड़ दिए। ये हमारे ऊपर हुए अत्याचार की इंतहा थी, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसके बाद गोहिल वंश के ही भाई राणा वंश के सिसोदिया ने हमारे ऊपर राज किया। 1325 में राणा हमीर ने इसे अपना किला बनाया और राणा वंश यानी सिसोदिया वंश का शासन चलना शुरू हुआ और आखिरी तक मेरे ऊपर सिसोदिया वंश का ही शासन रहा। मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सिसोदिया वंश ने ही राज किया और इस वंश में कई प्रतापी राजा हुए। रावल रतन सिंह से लेकर महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा भी चित्तौड़गढ़ के महान राजाओं में से एक हुए। इन राजाओं ने चित्तौड़गढ़ को एक अलग पहचान दिलवाई। मैं यानी चित्तौड़गढ़ अभेद्य था। पहाड़ी के किनारे किनारे खड़े चट्टानों की पंक्ति थी। साथ ही 7 दुर्ग में अंदर जाने के लिए लगातार 7 दरवाजे बनाए गए थे। लिहाजा दुश्मनों के लिए किले के अंदर जाना नामुमकिन था। लेकिन विशाल मैदान के बीच में पहाड़ी पर यह किला बना था, जिसकी वजह से दुश्मन विशाल मैदान में डेरा डाल देते थे और किले के अंदर खाने की सप्लाई रोक देते थे। नतीजा किले के अंदर दरवाजों को खोलने के लिए राजाओं को विवश होना पड़ता था और शत्रुओं की विशाल सेना होने की वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता था। रानी पद्मावती की कहानी तो आपने सुनी, लेकिन राणा सांगा की पत्नी कर्णावती का बलिदान हमारे गर्भ में छिपा है। जब गुजरात के शासक अहमद शाह ने 1535 में चित्तौड़ पर हमला किया, तब बाबर के साथ खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा की मौत हो चुकी थी। राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य के व्यवहार से परेशान किसी राजा ने
हमारी मदद नहीं की तो कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजते हुए लुटेरे अहमद शाह के खिलाफ मदद मांगी। हुमायूं को कर्णावती का संदेश देर से मिला और मदद करने वो नहीं आ पाया। 2 साल की लड़ाई के बाद अहमद शाह की जीत हुई तो 1537 में हजारों रानियों के साथ एक बार फिर कर्णावती ने मेरे अंदर दुर्ग में जौहर किया। राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ मेड़ता की मीराबाई की शादी हुई, लेकिन मीरा का मन कभी रानीवास में नहीं लगा तो वो गोपाल नंदलाल यानी कृष्ण के मंदिर में ही बैठी रहती थी। राणा कुंभा ने बाद में मीरा का मंदिर बना दिया जो आज भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विद्यमान है।